पता है आपको, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मेरे पूरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे। एक तो वहां भी बहुत एकदम चिल्ड रहता है, पूरे हाथ फ्रीज हो गए थे और फेस पे वाइब्रेशन हो रहा था, क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने डोंट वरी रिलैक्स करो। बट हाँ, सबसे ज्यादा धक धक पता है कब हो रहा था? 1 करोड़ के क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा वाला धक धक हो रहा था। आज आप देखेंगे भी, मतलब माइंड में ये चल रहा था कि यार क्या क्वेश्चन होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, किस टाइप का होगा, अमाउंट इतना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चल रहा था इस टाइप का, बहुत दुख दुख हो रहा था। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं डरी हुई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को लेकर, बहुत ज्यादा नर्वसनेस था और माइंड में बहुत टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे कि बाकी लोग मुझसे फास्ट कर लेंगे, उनको स्क्रीन पे टच करना है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब बहुत ज्यादा क्वेरीज, पजल थी बहुत ज्यादा चीजों को लेके। लेकिन फिर माइंड में एक चीज आया, मैंने कहा यार खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आके तो 2 ही चीज होना है, मैं कुछ नया जीतूंगी या कुछ नया सीखूंगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन की पहली करोड़पति बनी है हिमानी बुंदेला। इश्क और मोहब्बत के शहर आगरा की रहने वाली हिमानी 10 साल पहले एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी हैं। उनकी जीत और पर्सनैलिटी आज देश और दुनिया में हर किसी के लिए एक बड़ी मिसाल है। मुश्किलों से हार मानने की बजाय हिमानी ने जीतने का हौसला रखा। यह साबित किया कि सपने देखने के लिए आंखों में रोशनी नहीं, मन में लगन, हौसला और जुनून होना चाहिए। 25 साल की हिमानी ने गेम शो में 15 सवाल के हर पड़ाव को हंसते हंसते पार किया और 1 करोड़ की धनराशि अपने नाम की। और अब उनका सपना क्या है, इन पैसों का क्या कुछ करने वाली है, ये सब कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान खुद मौजूद हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो हिमानी जी, आपकी ना कहानी इतनी दिलचस्प और प्रेरणादायी है कि भारत ही नहीं दुनिया भर की हर व्यक्ति के लिए, न सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े सब के लिए है। मैं आपकी ये जो पूरी जर्नी है आज तक की, जिसे हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। सर बेसिकली मेरी स्टोरी अभी हम लोग प्रोमो में भी देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले, अभी मेरा एज 25 है, आज से 10 साल पहले जब मैं 15 साल की थी, तो एक रोड एक्सीडेंट की वजह से 2011 की बात है, 2011 में जब मैं 11th क्लास में आई थी, तो रोड एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो राइट आई है, इसका जो आंख का पर्दा है वो फट गया था, हट गया था, मेरे रेटिना डिटैचमेंट हो गया था। तो ये बात हमको तब नहीं पता चला था, क्योंकि हमें लग रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि पूरी बॉडी में ब्लडिंग, इवन मेरा जो जीन्स तक था ना, जीन्स भी फट चुका था, इतना ज्यादा स्टोनी जो रोड था पूरा पत्थर पत्थर वाला था, और मेरा साइकिल एकदम टूट चुका था बुरी तरह से। बट ये नहीं पता था कि आइस में भी ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे विजन कम होने लगा कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, डॉक्टर को चेक कराया तो पता चला कि जो मेरा आई का रेटिना है वो हट गया है, और सर्जरी होते होते विद इन 8 months 4 times ऑपरेशन हो गया राइट आई का, और जो 4th ऑपरेशन था वो कम्प्लीटली फेल और मेरा विजन सडनली लॉस हो गया। तो बेसिकली एकदम अनएक्सपेक्टेड शॉक था हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज मेरा एज सिर्फ 15 साल था और सामने मेरा करियर था, मेरा फ्यूचर था। मैं उस टाइम पर 12th क्लास में आई थी जस्ट। तो बट बोलते हैं ना सर, कहीं ना कहीं भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं है। फैमिली का सपोर्ट इतना ज्यादा रहा कि उन सब चीजों से मैं बाहर आ पाई और फिर आगे की अपनी जर्नी कवर कर पाई। फिर दोस्तों का सपोर्ट आपको मिला होगा, स्कूल और कॉलेज में जहां पढ़ी थी वहां पर लोगों का सपोर्ट रहा, किस तरह का सपोर्ट रहा? और आप ना अपनी बातों से बार बार लोगों को बहुत प्रेरणा देती है, और मैं चाहता हूँ अपनी इस कहानी को बताते समय आप जो देश की दुनिया की लड़कियां हैं, लड़के हैं, हम सब हैं, हमको वो हौसला भी दे जो हौसला आपको पल पल मिलता रहा लोगों से। किसकी कौन सी बात आपको ताकत देती थी, साहस देती थी? बिल्कुल सर, जैसे कि बताया सर, एक्सीडेंट के बाद प्रॉब्लम तो बहुत आया, लगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर मम्मी पापा की एक बात जो मुझे आज भी याद है कि बेटा डोंट वरी, तुम आगे बहुत कुछ अच्छा करोगी और तुमसे होगा। तो फिर मैं सोचती थी कि मुझसे कैसे होगा, तो वो हमेशा एक ही लाइन बोलते थे,
इवन मेरे जीजू का, स्पेशली जो मेरे जयपुर वाले जीजू हैं विश्वजीत सिंह चौहान, उनकी एक लाइन मुझे आज भी हमेशा याद आती है, और मेरे सारे कजिन्स की, कि अगर तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो जब ऐसे बोलते थे ना सब लोग, तो मुझे सोचना पड़ता था, इट मींस कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मेरे अंदर जो ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तब मैं सोचती थी अगर सबको इतना ट्रस्ट है तो इवन मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मेरे जीजू की और मेरे कजिन्स की ये लाइन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम किया। देन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन नहीं, जब मैंने 2014 में लखनऊ में एडमिशन लिया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में। सर ये यूनिवर्सिटी एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है जहाँ सब टाइप के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे एक संग स्टडी करते हैं। जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मतलब लाइफ में जो खोया था ना, उससे ज्यादा मैंने पाया यहाँ जाकर। मतलब एक न्यू मॉर्निंग हुआ, और वहां पहुंचने के बाद सर मैंने अपने चारों सेमेस्टर में रैंक होल्डर बनी, फर्स्ट रैंक होल्डर। गवर्नर से मुझे ऑनर मिला, बहुत सारा अवार्ड मिला। इवन मैंने मैराथन रेस सर, हाफ मैराथन रेस था, वो भी 5 किलोमीटर वाली, उसमें तक मेडल मिला मुझे। तो वहां पहुंचने के बाद लगा कि लाइफ में अभी तो करियर शुरू हुआ है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। और सबसे अच्छी बात हमारे टीचर्स की एक चीज रहती थी, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस देख के एक चीज बोलते थे, हिमानी आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो टीचर का ऐसा बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि टीचर ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ये पोटेंशियल। फिर मेरे भाई बहन स्पेशली मेरा भाई गण रोहित, छोटी सिस्टर पूजा, उन लोग का भी हमेशा ये बोलना होता है कि आप तो अपना आगे की तैयारी करो और ज्यादा प्रोग्रेस करो, हमको लगता है कि एक दिन आप देखना किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड बनोगे। तो सर जब सोसाइटी से ऐसे पॉजिटिव फीडबैक मिले ना कि आगे आपको ये करना है, यूपीएससी में जाना है, डिपार्टमेंट का हेड बनना है, बहुत कुछ बाकी है, तब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील होने के संग ये पता चलता है कि पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है जो आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस जरूरत है उस पर वर्क करने की। इवन बाकी लोगों को भी यही करना है। कभी भी अपनी प्रॉब्लम को, सर मैंने एक चीज है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को कभी अपने ऊपर भारी नहीं होने दी। प्रॉब्लम मुझे जैसे एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमेशा मैंने अपनी प्रॉब्लम को अपने स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। बाकी लोग जिसे नॉर्मली देखा जाए बुक्स रीड करके पढ़ना पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं टीचर हूँ, बट मैंने उसको अपनी स्टाइल, एक टेक्निक में कन्वर्ट कर लिया और उसको मेंटल मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नए नए ट्रिक्स बना डाले। आपने कल आई थिंक प्रोमो में देखा होगा कि मैंने MAM नाम की एक टेक्निक बनाया हुआ है, मैम फॉर्मूला। तो बेसिकली मेरे लिए चैलेंजेस था सारा बुक रीड करके करना, लेकिन मैंने उसको अपनी स्टाइल और पैशन में कन्वर्ट करके एक नया इनिशिएटिव ले लिया। तो सबको भी यही करना चाहिए। देखिए, सफलता आपको बहुत बार बार मिली, अवार्ड्स आपको खूब मिले, खूब सम्मान आपको मिला, और इस बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको जान रहे हैं। और आपके लिए नया नहीं है पड़ोसियों का आपके घर आना, आपको बधाई देना, लेकिन इस बार माहौल कैसा है, किस तरह का जश्न हो रहा है आपके शहर में, आपके मोहल्ले में? सर जश्न की तो बात ही मत पूछिए, मतलब लोग पागल हो गए हैं फोटोज क्लिक कराने के लिए। आज सुबह का मैं बता रही हूँ, सुबह से घर में जो एटमॉस्फेयर हो रखा है ना, बस एक ही साउंड गूंज रहा है, हिप हिप हुर्रे, V फॉर विक्ट्री, H फॉर हिमानी, हिमानी इज द बेस्ट। और इवन मेरे घर में मेरे भाई बहन तो बिल्कुल एकदम पागल हो रखे हैं, कहते हैं बहन हो तो किसकी जैसी, हिमानी जैसी, हिमानी जैसी। मतलब सब जगह इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड है घर पर आने के लिए। और इवन केवल सर आगरा में ही नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में, और मेरे स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं सब जगह बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। स्पेशली सर जो हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, वहां लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप यहाँ आओगे। जयपुर में मेरी दीदी रहती है, बड़ी वाली चेतना दीदी, वहां वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हिमानी जी आप जयपुर कब आने वाले हो। मतलब सब जगह सिर्फ एक ही बात है कि आप यहाँ कब आने वाले हो। और घर में सर मम्मी पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी स्टेट मिनिस्टर आकर गए, GS सर्वेश सर, और कल इवन गवर्नर सर ने खुद फोन कॉल पे बात किया मुझसे बिफोर टेलीकास्ट सर, राम नाईक सर से। तो मतलब बहुत ज्यादा हर जगह खुशी खुशी है, लगनी ना, मतलब क्या बोला जाए, बहुत ज्यादा खुश है सब लोग, बहुत एक्साइटेड है। जी बिल्कुल, सिर्फ उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में ही नहीं, आप दुनिया भर में हर कोई आपके साथ सेल्फी और क्लिक करवाना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। शायद ये इतनी ज्यादा प्रेरणा आपके अंदर से लोगों को मिल रही है। CM साहब से आपकी क्या
जी बाकी लोग ये बोल रहे हैं, मेरे भाई बहन के फ्रेंड्स वगैरह, कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ दीदी से बोल दे, एक बार हमको हेलो बोल दे, सिर्फ एक बार हमको हाय कर दे। क्या बात है, आपके स्टूडेंट तो बहुत लकी होंगे, आप उनको पढ़ा पाती है तो लोग बताते होंगे वो तो हमारी टीचर हैं, हमको तो रोज मिलने का मौका मिलता है। सर बहुत ज्यादा बहुत, वो लोग तो बहुत प्राउड कर रहे हैं। इवन पता है सर, कुछ लोगों ने तो, उनका टीवी खराब हो गया तो नया टीवी खरीद लिया, 2-3 लोगों ने। कुछ का टीवी का स्क्रीन छोटा था तो जाके बड़ा स्क्रीन वाला टीवी लेकर आए हैं। और इवन आज हमारी कॉलोनी में सारे कॉलोनी वाले मिलके एक प्रोजेक्टर लगा रहे, बोल रहे हैं कल वाला प्रोग्राम फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर हम नया वाला देखेंगे। क्या बात है, आप अपनी कॉलोनी के लिए, लोगों के लिए बार बार देखिए सबसे मिलके बात नहीं कह पा रही होंगी, कोई बात ऐसी जो आप सबके लिए कहना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई आपसे कोई ना कोई बात पूछ रहा है और कह रहा है, तो कोई कॉमन 2-3 सवाल ले लीजिए। और दुनिया भर में खास तौर से वहीं से शुरू किया आपने अपना। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हमारी पूरी कॉलोनी, पूरे आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बुंदेलखंड और पूरे देशवासियों का, पूरे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत बहुत ज्यादा दिल से आभार, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सर आज सभी का, मुझे लगता है किसी एक का नहीं, आज सभी का आशीर्वाद, प्यार और जो दुआएं मेरे साथ थी, उसी का रिजल्ट है। क्योंकि मेहनत तो थी, लेकिन आज जो मुझे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा था ना हर जगह से, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जितना मैं आभार करूं, जितना सबका दिल से शुक्रिया करूं, मुझे लगता है शायद वो कम। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंची। तो सबसे पहले ये एक मैसेज तो मैं पूरे अपनी कंट्री, देश विदेश जहाँ लोग देख रहे हैं, सबको देना चाहती हूँ। ये आपकी विनम्रता है और हमारा सौभाग्य है कि हम इतने टैलेंटेड पर्सनालिटी से बात भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कौन बनेगा करोड़पति है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं और हम भी सोचते हैं कभी जाएंगे, हम तो कभी जा नहीं पाए। आपकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी तैयारी कब से कर रही है? सर जैसे आपका था ना बचपन वाला, ऐसी मेरा भी था बचपन से जाने का। पता है आपको, मैं मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, पहले तो मुझे टीवी में आने का ही बहुत शौक था कि वाओ टीवी में जाना है। फिर रियलिटी शो बहुत पसंद करती थी, जिन केबीसी देखा ना, तो उसी दिन डिसाइड हुआ, माइंड में क्लिक हुआ कि यस ये तो बहुत अच्छा गेम है, यहाँ तो हम पढ़ाई करके जा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। फिर सोचा कि यस वन डे मुझे भी अमिताभ सर से मिलना है और बात करनी है, ऐसे सोचती थी। तो सर मुझे याद है, मैं लगभग शायद 6 से 7 साल की होंगी, तो अपने फ्रेंड्स के संग बैठकर केबीसी खेला करती थी और खुद उसमें अमिताभ सर बनती थी और क्वेश्चन पूछती थी उन लोगों से, और ऐसी लाइफ लाइन दिया करती थी कि अब आपके पास है ऑडियंस को। तो जो अगर कॉलोनी के लोग होते थे उनसे बोलती थी जाओ इनसे जाके पूछ कर आओ आप अपना आंसर। तो इस टाइप से चलता रहा। और सिर्फ बेसिकली मैंने, जब मुझे याद है शायद मैं 13 से 14 साल की थी, तब से मैंने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन पता है मेरा मैसेज कभी भी सेंड नहीं होता था, हमेशा फेल हो जाता था, क्योंकि पहले केबीसी में मैसेज वाला सिस्टम था। लेकिन जब से सुने ले ऐप आया ना, तब से बहुत ही ज्यादा चीजें क्लियर हो गई, ऑथेंटिक हो गई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आने लगा कि यस आपने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर दिया है। जब ये मैसेज जिस दिन आने लगा ना, तब मेरा जो होता है ना एक ड्रीम, मुझे लगने लगा कि डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, और अब तो मैं डेफिनेटली अमिताभ सर से बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। तो इस टाइप की कुछ ऊपर नीचे वाली जर्नी रही। इवन सर पता है इस बार क्या हुआ, जब मुझे इस बार कॉल आ रहा था केबीसी की तरफ से, तो 2 बार तो मैंने कॉल कट कर दिया, ये सोच करके कंपनी का कॉल आ रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम में पढ़ाई कर रही थी। और जब 3rd टाइम कॉल आया तो मैंने बहुत गुस्से में उठाया थोड़ा सा, मैंने कहा ऐसे कंपनी क्यों इतना परेशान कर रही है, बात तो करो क्या बात है। और जब उठाया और उसमें केबीसी का कॉल था, वाओ। और मैं फिर सोची थी, मेरा उसके बाद से फिर मैंने कभी कोई कॉल मिस नहीं किया, किसी कॉल को कट नहीं किया उसके बाद से। सर क्या बात है। तो मैं एक झलक भी देखना चाहूंगा कि कैसे आप अमिताभ बच्चन बनती थी। यदि आप मुझसे एक सवाल पूछे, सरल वाला पूछेगा, थोड़ी सी मेरी भी इज्जत बन जाएगी, तो एक सरल सवाल मुझसे पूछिए, वो पूरा माहौल क्रिएट करके सवाल पूछते हुए। ओके अरे सर ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ओके या चलिए। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हिमानी बुंदेला स्वागत करती हूँ आपका अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में। और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं नव भारत टाइम के, सर आपका नेम? संजय मिश्रा।
आज हमारे सामने बैठे हुए हैं नंबर टाइम से श्री संजय मिश्रा जी। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू। अब हम शुरू। और क्या आप तैयार हैं अपना आज का गेम शुरू करने के लिए? जी मैं तैयार हूँ और मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ और आप कौन सा सवाल पूछेंगी और मुझे अपनी इज्जत भी बचानी है कि मैं ना उस सवाल का जवाब दे पाऊँ, तो अंदर से बहुत घबराया हूँ। जी ऑलराइट, डोंट वरी। क्या शुरू किया जाए गेम? जी बिल्कुल। ओके सर। संजय जी आपके सामने हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप जिसमें ऑप्शन में जिसको लगता है आपको सही है उसको लॉक कीजिएगा। ओके चलिए कंप्यूटर जी संजय जी के सामने क्वेश्चन लेकर आया जाए। और ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी रेसलिंग, ऑप्शन डी हॉकी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत ही आसान आपने सवाल पूछा है जहां तक मुझे याद है, और इसका आंसर है क्रिकेट। संजय जी कंफर्म बोलिए, लॉक करा जाए इसको? जी लॉक कर लीजिए। मतलब लेकिन घबराहट के साथ। जी 100% मैं श्योर हूँ। जी चलिए कंप्यूटर जी संजय जी ऑप्शन ए क्रिकेट को लॉक करना चाह रहे हैं। और संजय जी बधाई हो आपको, आप जीत चुके 1000 रुपए। वेरी गुड, वेल डन। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। थैंक यू, आपने मुझसे अच्छा और सरल सवाल पूछा, ये मुझे पता था। मेरी आपने नाक बचा ली, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब बच्चन साहब के पास आप जा रही थी इस गेम के लिए, तब किस तरह की घबराहट थी, एक्साइटमेंट थी, और आप जानती थी कि आप कुछ बड़ा करने वाली हैं? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जिस दिन मेरा शूट होना था उससे जस्ट एक दिन पहले नाइट तक, रात तक सोने से पहले तो नींद ही नहीं आ रही थी और माइंड में ये चल रहा था कि कल सेट पर होने क्या वाला है। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं मैं डरी हुई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। बहुत ज्यादा नर्वसनेस था और माइंड में बहुत टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे कि बाकी लोग मुझसे फास्ट कर लेंगे, उनको स्क्रीन पर टच करना है, मैं कैसे कर पाऊंगी। मतलब बहुत ज्यादा क्वेरीज, पजल थी बहुत ज्यादा चीजों को लेके। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज आया, मैंने कहा यार खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आके तो 2 ही चीज होना है, या तो मैं कुछ नया जीतूंगी या कुछ नया सीखूंगी। मैंने कहा छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट अमिताभ सर की वॉइस तो मुझे सुनने के लिए मिलेगी ना। बस मैं यही सोचकर पहुंची थी सर वहां पर। और फिर वहां का जो जब जैसे हम लोग पहुंचे थे ना सर, बैठे थे कंटेस्टेंट बनके, और सिर्फ अमिताभ सर का एंट्री और जो म्यूजिक प्ले हुआ और अमिताभ सर उस पर एकदम नमस्कार देवी सजना जब बोले, मैं सब कुछ भूल के ऑडियंस की तरह हूटिंग कर रही थी और क्लैपिंग कर रही थी। ये भूल गई थी कि मैं ये गेम खेलने आई हुई हूँ। और कब बहुत ही वंडरफुल। और कब आपका दिल धक 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 करने लगा, कौन से सवाल पे? हाँ सर बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो पता है आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मेरे पूरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे। एक तो वहां भी बहुत एकदम चिल्ड रहता है, पूरे हाथ फ्रीज हो गए थे और फेस पे वाइब्रेशन हो रहा था, क्या होगा। फिर मैंने डोंट वरी रिलैक्स करो। बट हाँ सबसे ज्यादा धक धक पता है कब हो रहा था? 1 करोड़ के क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा वाला धक धक हो रहा था। आज आप देखेंगे भी, मतलब माइंड में ये चल रहा था कि यार क्या क्वेश्चन होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, किस टाइप का होगा, अमाउंट इतना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चल रहा था इस टाइप का, बहुत दुख दुख हो रहा था। अच्छा एक बातचीत के बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि बच्चन साहब को हमने भले बचपन से सपना देखा हो कि उनके पास जाएंगे, लेकिन जब वो पर्सनालिटी सामने आते हैं तो आज भी मैं कई बार मिल चुका हूँ उनसे, सैकड़ों बार मिल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब वो सामने बात करते हैं तो एक घबराहट सी होती है। तो आपकी घबराहट कितने सवालों के बाद खत्म हुई कि अब हम दोस्त हो गए, या अब हम थोड़ा प्यार और उसको आप समझ पाई थी? सर ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ अमिताभ, जैसे मैं हॉट सीट पे बैठी ना, अमिताभ सर ने जब मेरा नेम लिया था, मेरा सारा जो नर्वसनेस से जा चुका। बिकॉज सर का नेचर इतना ज्यादा ह्यूमन है, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है
कि उनसे मुझे नहीं लगता कि उनसे बात करते समय कोई किसी को भी घबराहट होनी चाहिए। इतना पॉजिटिव वो कंफर्ट फील करा देते ना बात करते करते, ऐसा लगता है कि हमारे संग कोई महानायक नहीं, बहुत ही कॉमन पर्सन बैठे हुए हैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा फील करा रखा था सर ने, इसलिए मुझे तो बिल्कुल एक बात के लिए फील नहीं हुआ कि मुझे बहुत नर्वसनेस है या कुछ क्वेश्चन के बाद मेरा नर्वसनेस कम हुआ, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रही थी बहुत ज्यादा कि मतलब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि सामने मेरे सदी के महानायक बैठे हैं और मैं उनसे बात कर पा रही हूँ। देखिए, ये जो पैसा है 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है और आप भविष्य में इससे ज्यादा बड़ी बड़ी रकमें आप अपना जीतेंगी, आपको अवार्ड में मिलेंगे। लेकिन इन पैसे को लेकर भी आपकी योजनाएं और इसके बाद भी जीवन में जब आप और भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं और हमें भी जैसे आपके भाई बहन कहते हैं और हमें भी लगता है कि आप कहीं पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगी, प्रशासनिक सेवाओं में होंगी। आपकी योजनाएं क्या हैं आपके जीवन की, और सबसे पहले इस पैसे की 1 करोड़ रुपए जो आपको इनाम राशि मिली इसकी और उसके बाद की योजनाएं। सर सबसे पहले मैं आपको जो अमाउंट जितना भी हो उसका कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है उसका क्लियर करती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव सर एकदम क्लियर था केबीसी में जाने से पहले भी, ऐसा नहीं कि अमाउंट जीतने के बाद मैं कुछ डिसाइड कर रही हूँ या मैंने डिसाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे एक इंक्लूसिव कोचिंग स्टार्ट करना है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें हम उनको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएंगे। और सर ये क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा क्लासरूम, एक ऐसा कोचिंग जहां पर सब टाइप के डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स, लाइक वो विजुअली चैलेंज भी हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज भी हो सकते हैं। अगर इस टाइप की कोई भी इनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए बिल्कुल बैरियर फ्री गवर्नमेंट बना के उनको वहां पर स्टडी कराया जाएगा। बट मुझे लग रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए और आ भी रहा होगा कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे वहां कैसे पढ़ पाएंगे सबके संग? हाँ बिल्कुल, है ना। तो पता है सर मैंने उनके लिए प्लान किया है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं अलग से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखूंगा, और जो विजुअली चैलेंज होंगे ना उनके लिए पूरा ऑडियो कंटेंट रखा जाएगा, ऑडियो वीडियो कंटेंट रखा जाएगा। और जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंजिंग जो बच्चे होंगे ना उनके लिए मैंने प्लान किया है कि मैं यहाँ अपना जो एनवायरमेंट होगा उसको बैरियर फ्री बनाऊंगी, लिफ्ट लगा के, रैम्प बना के, जिससे कंप्लीटली एक्सेसिबल इंक्लूसिव कोचिंग होगा वो। और केवल वहाँ दिव्यांग नहीं, जनरल स्टूडेंट्स भी रहेंगे, जिससे सबकी हेल्प से सब आगे बढ़ेंगे। और सर एक चीज और मेरे माइंड में है, मैंने सोचा है कि मतलब जिस टाइप से आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रही हूँ, मुझे फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है। हर एक दिव्यांग बच्चे को इतना एबल्ड, इतना स्किल्ड करना है कि वो भी अपनी फैमिली का एक दिन सहारा बन पाए। और सेकेंडली सर मैंने सोचा है, जैसे हमारी फैमिली में क्या है सर, इस टाइम पर पापा का जॉब चला गया है कोविड की वजह से, और फैमिली कंप्लीटली मुझ पर डिपेंड है, जिसमें मेरे भाई बहन भी हैं, अभी उनका स्टडी चलता है, मुझसे बड़ी एक दीदी है उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो कुछ अमाउंट मैंने अपने पापा को बिजनेस स्टार्ट करवाना है, जिससे मम्मी पापा का फ्यूचर सिक्योर रहे, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो उनके पास, भाई भी अपनी स्टडी अच्छी से पूरी कर पाए विदाउट एनी प्रेशर, और दीदी की भी शादी हो पाए। तो कुछ मैंने अमाउंट अपना फैमिली के लिए रखना है कि मम्मी पापा का बिजनेस स्टार्ट हो सके और उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो कुछ अभी इसी प्लानिंग की है और आगे की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या बात है। और आगे जो पढ़ाई आपको यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी, इस पर आपने कुछ सोचा है? क्योंकि सब लोग आपसे कह रहे हैं। हाँ सर, सब लोग बोल तो रहे हैं, मेरे माइंड में भी आता है, बट पता है आपको मुझको ना दिव्यांग डिपार्टमेंट का हेड बनना है। फिर मैं सोचती हूँ कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, बाकी किसी का अगर वो डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिला तो इसलिए मुझको लगता है, फिर मुझे कभी कोई डाउट होता है, मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए जिससे मैं दिव्यांग डिपार्टमेंट का हेड बन पाऊँ, बिकॉज मेरे माइंड में बहुत सारे प्लानिंग है ऐसी जो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। क्या बात है, आपने इतना सब कुछ सोचा है। अगर देखिए, एक पावरफुल पोजीशन पे जब आदमी होता है तो बहुत कुछ कर पाता है, फैसले ले पाता है जिनके लिए आप फैसला लेना चाहती हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आती है कि एक अच्छी पोजीशन हम आपको दे रहे हैं और यहाँ पर आप सेवा कर पाएंगी, तो क्या आप उसके लिए राजी होंगी? सर बेसिकली मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं मतलब कुछ इंस्टीट्यूट से जुड़ी रहूं, जैसे कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, जिससे मेरे पास भी एक सिक्योरिटी रहे मेरे फ्यूचर को लेकर,
ऐसा नहीं कि जोश जोश में केवल मैंने 5 इयर्स 1 ईयर 2 इयर्स के लिए जोश जोश में डिसीजन ले लिया, बिकॉज फ्यूचर बहुत बड़ा है, अभी मेरी एज सिर्फ 25 है, तो मुझको ऐसे डिसीजन लेना है जिससे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर रहे। हाँ, बट ऐसा कोई मुझे पोजीशन मिलता है जिसमें मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी की पूरी बात की जाएगी, तो मैं ऐसा डिसीजन जरूर लूंगी। लेकिन हाँ, वो होना चाहिए काम दिव्यांगों से रिलेटेड, मतलब उन्हीं के डिपार्टमेंट से रिलेटेड। क्या बात है। पीएम मोदी हमेशा बहुत करते हैं दिव्यांगों के लिए भी, उन्होंने बहुत कुछ किया है और बार बार वो मिलते हैं। मुझे बताइए कि आपकी उनसे कोई बात जो आप कहना चाहती हैं पीएम मोदी से, वो क्या बात कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बिल्कुल हृदय से बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। मतलब ऑनेस्टली सर, जितना ज्यादा हम लोगों के लिए हो रहा है ना अभी, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, हम लोग के लिए सुगम्य पुस्तकालय लेकर आया, एडिप स्कीम लेकर आए हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा रहा है ना अपनी कंट्री को, जिससे हम लोग भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो सके। सोचिए, इस बार RPWD तक आ गया हम लोगों के लिए, जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज की बात की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अपने हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। क्योंकि ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही, हमारी पूरी दिव्यांग कम्युनिटी का मैसेज है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मैं मैसेज में कन्वे करना चाहूंगी कि मेरा एक सर बहुत बड़ा वाला सपना है कि मुझे अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना है अपनी कंट्री। वो मैंने अभी इस टाइम पर मैंने अपने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आगरा में स्टार्ट किया है। अवेयर कर रहे हैं सर लोगों को, इन सब चीजों को लेकर अवेयर है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की मुझे लगता है और जरूरत है, जिससे चीजें अच्छे से स्मूथली हो जाएंगी। बिकॉज सर अभी मैं इस टाइम पे पता है आपको क्या कर रही हूँ, हमारे स्कूल में जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरल है, लेकिन सर उनको साइन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। इवन उनको ही नहीं, उनके पेरेंट्स को अवेयर किया जा रहा है कि देखिए डिसेबिलिटी क्या होती है, कैसे आपको कभी भी कोई भी दिव्यांग पर्सन मिले तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सर जिस टाइप से मैं चाहती हूँ आज हमारे स्कूल का KB1 का हर एक बच्चा साइन लैंग्वेज जानता है, अवेयर है चीजों को लेकर, उनके पेरेंट्स अवेयर है, ऐसी प्रोग्राम सर एक बार मेरा ड्रीम है पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट, मतलब हर एक स्कूल में इतना ज्यादा इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाए कि जब भी कोई दिव्यांग घर से बाहर निकले ना, तो सर उसके माइंड में डर नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा एक जोश हो, जज्बा हो आगे बढ़ने का। क्या बात है। इस टाइप का मेरा देखिए, ये तो आपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सोचा, और बहुत सोच रही हैं और पूरी प्लानिंग आपने कर ली है, आपकी एक बाइबल रेडी है। लेकिन आपके लिए, आपके अपने के लिए क्या, आपकी माँ क्या कहती है? जब बिटिया बड़ी हो रही होती है तो माओ का बड़ा वो होता है कि अब शादी करना है बिटिया, मम्मी तो माँ क्या कहती है शादी को लेकर कि अपना परिवार अपने ससुराल जाएगी बिटिया? हाँ सर, मतलब मम्मी पापा का रहता है थोड़ा, मतलब जैसे कि मुझसे बड़ी भी अभी एक दीदी है, लेकिन हाँ उनकी बात करते करते नजरें मेरे ऊपर भी आने लगी है अब। बोलती है अब जॉब भी लग गया बेटा, आगे बताओ। तो मम्मी पापा का है, बट उनका ये है सर, जैसे मेरे केस में थोड़ा सा मैं भी ये सोचती हूँ कि बहुत जल्दी हमको डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर लेना है ना। तो मम्मी पापा का एक ही कहना है, बेटा कभी आपको कोई समझ में आए तो हमको डेफिनेटली बताना। मम्मी पापा की थॉट बहुत ओपन है सर, वो कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डालते कि हम ही करेंगे, इसी से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि आपको कोई समझ में आए, कभी भी कोई भी सही लगे तो बिल्कुल आप हमसे शेयर करना। तो इन सब चीजों को लेकर फैमिली में बहुत फ्रीडम है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ है। लेकिन हाँ मम्मी बोलती है कि करना है, जल्दी करना है। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाएगी आराम से। देखिए, इस समय देश दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो आप पर एकदम फिदा हैं, आपके टैलेंट पर, आपकी खूबसूरती पर, आपके विचारों पर। अब ऐसे में हर कोई आपसे विवाह करना चाहता होगा, ऐसा होता है। लेकिन आप क्या सोचती हैं, आपका जीवन साथी कैसा हो, अगर आप कुछ भी सोचती हैं तो? अरे सर, आप तो पब्लिकली क्वेश्चन हो रहा है सर। सर मेरा बेसिकली पता है क्या, एक सोचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन कोई ऐसा हो जो रिस्पेक्ट मेरी तो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसके माइंड में एक चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मेरे चैलेंजेस के संग मुझे एक्सेप्ट करे। उसके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी जोश जोश में हाँ हाँ ठीक है और बाद में प्रॉब्लम फील, ऐसा नहीं। अगर वाकई में कोई एक्सेप्ट करने के लिए सोचता है तो उसके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो चैलेंजेस हैं वो अकेले मेरे संग नहीं, क्योंकि मेरे संग मेरी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं
चैलेंजेस अगर मुझे है तो उनको भी फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इस चैलेंज के लिए कोई तैयार है, और प्लस मेरे साथ साथ मेरे लिए सर मेरी फैमिली की प्रायोरिटी ज्यादा है। मेरे साथ साथ अगर वो वही रिस्पेक्ट मेरी फैमिली को दे सकता है, मेरे पेरेंट्स को दे सकता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। नेक्स्ट सर बस एक चीज है, बहुत ज्यादा मैं नहीं सोचती कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन एक चीज है, पर्सन बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ और सोशल और सोसाइटी के लिए करने वाला होना चाहिए। जैसे मेरे थॉट्स है ना, उसी टाइप का होना चाहिए कि मतलब चीजें आगे हो पाए अच्छे से। अब मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचा है, लेकिन इतना सोचती नहीं हूँ वैसे मैं इन सब चीजों को लेके। बहुत ही विनम्रता से आप हर सवाल का जवाब देती हैं और सभी सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया। मेरे को जाते आते ये बता दीजिए कि सीएम साहब से किस तरह की बातचीत हुई थी, उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा और क्या पूछा और आपने क्या कहा? किससे सर? सॉरी, कौन से सर से? सीएम साहब मिलने आए थे ना आपसे। सर एक्चुअली मेरे सीएम सर का ट्वीट के थ्रू मेरे पास मैसेज आया था, और कल गवर्नर सर से बात हुई थी, और अभी स्टेट मिनिस्टर है हमारे जीएस धर्मेश सर, वो मिलने आए थे। ओके अच्छा यस। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे फ्यूचर के लिए। आपने जो भी सपने देखे हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, देश के लिए हो, दुनिया के लिए हो, और साथ ही अपने लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, सब पूरे हमारी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते यदि कोई सवाल जो मैंने ना पूछा हो लेकिन आपके दिल में कुलबुला रहा हो और आपको कहना हो, तो वो चीज आप कह सकती हैं, अपने दिल की बात। सर मेरे दिल की बात कल से मैं एक बात बताऊं, दिल में तो पहले बहुत ज्यादा थी लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है। मुझको एक बार जुबिन नौटियाल सर के संग मिलकर एक छोटा सा, मान लीजिए एक लाइन गानी है सॉन्ग की, जो मेरे मन में बहुत ज्यादा कल से एकदम गुदगुदी कर रही है। क्या बात है! अरे मैं आपको मिलवा दूंगा जुबिन नौटियाल से। मैं उनको पक्का एक मैसेज भेजूंगा आज कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। उनका कौन सा सर, बिल्कुल उनका कौन सा गाना है जो आपका सबसे दिल के करीब है? सर जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है ना, जो सर ने मेरे लिए गाया था, वो है मतलब कल सर जो मेरे लिए गा रहे थे स्टेज पे, मैं 2 लाइन थोड़ा सा गुनगुना के सुना देती हूँ आपको। जी। नवा मेरे रहे तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम नवा मेरे रहे तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। और पता है सर, अभी जुबिन सर की एक न्यू एल्बम आई है, खुशी तेरी कम देखता हूँ वाला जो एल्बम आया है, मतलब उसमें सर ने जो स्टोरी कवर किया है ना सर, बहुत ज्यादा टचिंग है। बिकॉज उसमें जो सर की स्टोरी कवर है वो एक विजुअली चैलेंज गर्ल के संग कवर है, तो बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ट को टच कर गई मेरे। अच्छा, इससे एक और मेरे को सवाल याद आ गया। बॉलीवुड में किसी को लेकर आपका दिल धड़कता है, किसी एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को लेकर, मतलब कोई हो ऐसा जो आज के हैं? हाँ सर, है तो सही। बताइए, मैं लिखूंगा कि इसको आप पसंद करती हैं। फिल्में देखती हैं ना आप? हाँ सर, फिल्में देखती हूँ। इवन पता है मुझे बहुत सारे पसंद आते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस समय कौन है? मैं आपको बताती, पता है मुझे मूवीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे लगे। जैसे शाहिद कपूर सर की जब मूवी आई थी ना, जब वी मेट, मुझे बहुत स्मार्ट लगे थे। उस टाइम पे मेरे लाइफ में विजन था, तब मैं सोचती थी वाओ यार मुझे मिलना है इससे। और जब से जुबिन सर से मैंने उनका एल्बम देखा है ना, उससे पहले से भी, तब से मुझे एक जुबिन सर का बहुत है कि मुझे सर के संग एक बार मौका मिले तो मैं स्टेज शेयर जरूर करूंगी। और इवन सर मुझको मतलब इस टाइम पर वरुण धवन सर, रणवीर कपूर सर, बहुत ज्यादा इनसे मिलने का शौक है। मतलब मिलने का क्या कि यार एक बार तो मिलना है इनसे। हिमानी जी, इस समय ये सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये तो आपसे सब लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ऐसे मत बोलिए, मजाक मत कीजिए। नहीं, आप बॉलीवुड में जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये बहुत ही हम्बल लोग हैं, और ये सब आपके हौसले की, आपका जो ज्ञान है उसकी बहुत कद्र करते हैं। और अगर इनको एक बार पता चलेगा कि आप इनसे मिलना चाहती हैं, तो ये खुद दौड़े चले आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक मुझे नेहा कक्कड़ मैम से भी मिलना है, उनकी तो बहुत बड़ी वाले फैन है हम। नहीं सर, मेरी 2 सिस्टर है ना, बिल्कुल मतलब पागल है जुबिन नौटियाल सर और नेहा मैम के लिए। तो क्या बात है, वंडरफुल। चलिए, थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।